पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, साल 2020 की अगर पाकिस्तान के हवाले से एक बड़ी खबर कहा जाए और जिसने पाकिस्तानी सियासत को हर तरह से मुतासिर किया और पाकिस्तानी सियासत में उसका काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ और इंतहाई इम्पॉर्टेंट खबर भी रही, वो अपोजिशन और हुकूमत दोनों की तरफ से अपनी फ़ौज का वालिहाना दिफा और अपने अपने अंदाज में मोहब्बत का इजहार। इसी पे अहमद फराज साहब का एक शेर भी है, सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके, सब अपने अपने करीने से मुंतजिर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करनी, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। तो ये क्या खबर है नाज़रीन और कहानी क्या है? वज़ीर आज़म की जितनी दफ़ा भी तर्जुमानों से मुलाकात होती है और आज भी खबरें आई कि फ़ौज के हवाले से कुछ तर्जुमानों की मीटिंग में जिक्र हुआ और उस हवाले से क्या करना है वो तो हम प्रोग्राम में आगे चल के जिक्र करेंगे। गड़ी खुदाबख्श में कल बाकायदा तौर पे अफवाज पाकिस्तान का नाम लेके बताया गया कि हुकूमत किस तरह से फ़ौज का नाम लेके अपनी नाकामियाँ उस पर छुपाने की कोशिश कर रही है। तो ये मोहब्बतें किस तरह की हैं, ये उसी तरह की हैं जिस तरह अहमद फराज साहब ने कहा था कि फराज तुझको ना ही मोहब्बतें करनी है। क्या दोनों हुकूमत और अपोजिशन दोनों के लिए एक ही बात है या मुख्तलिफ है? साथ साथ वज़ीर आज़म ने नाज़रीन चंद इंतहाई सीरियस किस्म की बातें भी की और अगर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान ये बात कहें कि अफवाज पाकिस्तान में बगावत करवाने की कोशिश की गई है तो ये इंतहाई सीरियस इल्ज़ाम है। ये दूसरी दफ़ा वज़ीर आज़म ने इसका जिक्र किया। इससे पहले समा टीवी के एक इंटरव्यू में पारस जहांजेब के साथ इंटरव्यू में इसका जिक्र हुआ और हाल ही में अब से 2 दिन पहले चकवाल में फिर वज़ीर आज़म ने इस बात का जिक्र किया। तो ये कौन है और इतना संगीन इल्ज़ाम किसके ऊपर लग रहा है, किस तरह से ये कोशिश हो रही है, ये भी प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। साथ आज हुकूमती वुज़रा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी और उसमें वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ने एक दफ़ा फिर या शायद पहली दफ़ा अपोजिशन को कहा आएँ पार्लियामेंट में बैठते हैं, बातचीत करते हैं और उसका एजेंडा पहले ही दे चुके हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के हवाले से। तो क्या ये क्रेडिट हुकूमत को जाता है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को जाता है कि अपोजिशन जमातें जो काफ़ी दिल बर्दाश्ता हो चुकी थीं उनमें सुबह दोपहर शाम तर्जुमानों के बयानात, हुकूमती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर करके अपोजिशन का प्रोफाइल इतना बड़ा कर दिया है कि अपोजिशन अब खुद कहती है कि वो अपोजिशन जो कि कहीं मैटर ही नहीं करती थी अब हुकूमत और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म के उन पे नर्व्स के ऊपर सवार है। तो क्या वाकई ही ऐसा है? और फिर सबसे बड़ी बात कि जो अवाम के मसाइल होते हैं, जो अवाम के मसाइल हल करने पे, मुल्क की तरक्की पे फोकस होना चाहिए, क्या 2020 में हमें वो फोकस उस तरह से नजर आया? जितने ट्वीट्स, जितने बयानात, अगर उसका हम कंटेंट एनालिसिस करें, जितनी भी तकारीर हमारे सामने आई, क्या वही था या सारा कुछ इक्तदार और ताकत का खेल था? तुम ताकत में हो तो हमें कबूल नहीं है, और अगर हम अपोजिशन में हैं तो तुम ताकत में हमें कबूल नहीं हो। ये सर्कस आखिर कब तक इसी तरह से चलता रहेगा? और इसके कोलैटरल डैमेजेस भी बहुत सारे हो रहे हैं जो कि बहुत लॉन्ग टर्म किस्म के हैं, जिससे निकलने के लिए हमें शायद काफ़ी ज़्यादा अरसा एक दफ़ा फिर लग जाए। अब ये वाले हालात दुनिया के किन किन ममालिक में होते हैं, अगर उसकी सोशलॉजिकल और पॉलिटिकल स्टडीज़ की जाएँ तो काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें आपके सामने आती हैं कि जब इस तरह के किसी मुल्क के इंटरनल हालात हों तो फिर उसमें अगली स्टेजेस कौन सी होती हैं। क्या 2021 जब शुरू हो रहा है तो हम सबको इस चीज़ का इदराक है कि हम इन ख़तरात का जो हमारे सर पे मंडला रहे हैं, चाहे वो माशी फ्रंट पे हो, उसको कन्फ्रंट बहैसियत कौम कैसे करना है, जो सिक्योरिटी के चैलेंजेस हो, जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर चैलेंजेस हों, जो हमारे खित्ते की सूरत हाल तेज़ी से बदल रही है, जो सुपर पावर्स और ग्रेट पावर्स की अलाइंसेस इस खित्ते में बन रही हैं, उस सब के हवाले से हमारी पॉलिसी क्या आवाम तक हम उसे बताने में अब तक कामयाब हुए या नहीं हुए? बहुत से सवालात हैं नाज़रीन। इसके साथ साथ एक और ख़बर भी है, साल के जाते जाते हुकूमत ने एक दफ़ा फिर बिजली के निर्खों में 18 पैसे का इजाफा कर दिया और जो इतलात आ रही हैं और शायद इस हवाले से वज़ीर आज़म कौम को एतमाद भी मिले कि बिजली की कीमतें बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और बिजली की कीमतें अगर बढ़ेंगी, तकरीबन IMF की डिमांड जो कहा जा रहा है कि 25% तक बिजली की कीमतों में इजाफा है, तो उसके बाद IMF का पैकेज रोल हो जाएगा दोबारा। तो अगर ये 25% आवाम ने बोझ देना है और जिसकी वजह ये बताई जा रही है कि सर्कुलर डेट इससे कम होगा, सर्कुलर डेट जो कि मिनिस्टर फॉर पावर
उमर अयूब, फेडरल वफाकी वजीर उमर अयूब साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इसका फ्लो दिसंबर 2020 तक सिफर हो जाएगा। वो हमें पता लगा उसकी तो स्पीड जिस तेजी से जा रही है वो तकरीबन 2.3 खरब रुपए 2300 अरब रुपए तक पहुंच गया। और क्या कीमतें बढ़ाना इसका सोल्यूशन है? इस हवाले से सेनेट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमेटी बनाई थी जिसकी सरबराही सेनेटर शिबली फराज साहब ने की थी, और इस सर्कुलर डेट इश्यूज एंड सॉल्यूशंस, इसमें बाकायदा सॉल्यूशंस भी दिए गए थे और इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में लिखा गया था, कैलकुलेशंस करके बताई गई थी कि जब आप बिजली की कीमत 1 रुपया बढ़ाते हैं तो इससे जो आपका सर्कुलर डेट है उसमें भी 10.2 अरब रुपए का इजाफा हो जाता है। और अगर जो इसका गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसका लॉस होता है वो 126 अरब रुपए। तो अगर 3 या 4 रुपए कीमत बढ़ानी है तो हुकूमत क्या 500 अरब रुपया नुकसान उठाने के लिए कर रही है? सर्कुलर डेट भी उसी तरह बढ़ेगा। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं वफाकी वजीर बराए शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया मिनिस्टर साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और PTV के भी नाज़रीन कुछ मामलात हैं, अगर मिनिस्टर साहब चाहेंगे उस पर कोई क्लैरिफिकेशन देना तो हम यकीनन उस पर भी प्रोग्राम में आगे चल के बात करेंगे। साथ ही हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह साहब। बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब चौधरी मंजूर साहब। और नाज़रीन गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, कुछ सवाल और जवाब का सिलसिला करते हैं। और जो हमने बताया था कि सब अपने अपने करीने से मुंतज़िर उसके, किसी को शुक्र किसी को शिकायतें करना, फराज तुझको ना आई मोहब्बतें करनी। तो इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान की ऑपोजिशन इस तरह पाकिस्तान की फौज को टारगेट कर रही है, आर्मी चीफ को, ISI चीफ को। इसकी कोई पहली मिसाल नहीं है। और टारगेट क्या कर रहे हैं, क्या रहे हैं कि जनाब इलेक्शन जो था वो इन्होंने, क्योंकि फौज ने धांधली करवाई इसलिए सिलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो इसके लिए कोई इनसे पूछे कि अगर इलेक्शन में धांधली हुई थी तो क्या आप गए थे इलेक्शन कमीशन के पास, क्या आप सुप्रीम कोर्ट गए, क्या आप पार्लियामेंट में आए, कोई आपने फोरम पे कहा कि धांधली हुई है? जी नाज़रीन, आपने सुना। राना सनाउल्लाह साहब, आपसे जानना चाहूंगा, वज़ीर आज़म ने बड़े वाज़ेह सवालात किए कि किसी फोरम पे आप ये शिकायतें लेके गए कि इलेक्शन में धांधली हुई है, क्या बना उन शिकायतों का? और अगर पिछले इलेक्शंस को देखें तो PTI का तो ये मौक़िफ़ है कि हमने ज़्यादा कंप्लेंट्स फाइल की थी, अभी भी हमारी कंप्लेंट ज़्यादा है। तो वो फोरम कौन सा है जिस पे आप अपनी शिकायतें लेके गए बकौल वज़ीर आज़म के? अरशद शरीफ साहब, ये आदमी जो हमारे इस वक्त सिलेक्टेड वज़ीर आज़म हैं, यानी मुझे समझ नहीं आती कि ये आदमी इतना सादा है या ये खुद एक्ट कर रहा है अपने आप को मासूम साबित करने की। इसे मालूम नहीं है कि इसकी पार्टी के टिकट इस मरतबा जो है वो किस तरह से तकसीम हुए और किन लोगों ने तकसीम किए। इसे मालूम नहीं है जब वो जनूबी पार्टी टिकट से राना सनाउल्लाह साहब धांधली का क्या ताल्लुक है? तो पार्टी चेयरमैन ही देता है ना पार्टी नहीं, सुन ले ना, पार्टी चेयरमैन कहाँ देता है? फिर जब ये जनूबी पंजाब महाज बना था तो किस तरह से लोगों को बुलाया गया और बुला के कहा गया कि जनाब आप PMLN छोड़े, PTI में दाखिल हों। अगर किसी ने कहा जाहिर बात है बनी गाला में उस वक्त बहुत मुलाकातें हुई थी, अगर आपकी जमात आप बना रही होती तो किसने बुला के मुलाकातें की? बनी गाला में? नहीं, सुन ले, बात यह है कि जनूबी महाज पहले जो है वो बनाया गया, उसमें तमाम PMLN के लोगों को जबरदस्ती जो है वो उसमें शामिल करवाया गया, रिजाइन करवाया गया। किसने रिजाइन करवाया गया? PMLN के इस्टेब्लिशमेंट है। इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने जिस तरह से एक्ट किया है 2018 के इलेक्शन में, इसकी तो 70 साल में मिसाल नहीं मिलती। अरशद शरीफ साहब, आपको सब कुछ मालूम है। अगर आप मेरे मुंह से ही निकलवाना चाहते हो तो मैं बता ही देता हूं कि ये 2018 का जो इलेक्शन है, जिस बंदे के खिलाफ मैंने इलेक्शन लड़ा है, उस बंदे को एक हफ्ता पहले जो है वो हमारी पार्टी से जो है वो निकाला गया और निकाल के जो है वो PTI में जो है वो शामिल किया गया। तो आप पूरी एस्टेब्लिशमेंट को इसका मतलब है हरा के जीत गए राना सनाउल्लाह साहब? जी बिल्कुल, यानी जहां जहां से हम जीते हैं, हम एस्टेब्लिशमेंट की धांधली की तमाम तर जो है वो कुव्वत के बावजूद अल्लाह के फजल से जीते हैं। वो अलहदा बात है कि अगर एस्टेब्लिशमेंट की धांधली ना होती तो मैं 30,000 से जीता।
जबकि अब मैं जीता हूं 3000 से। तो इसी तरह से जो है वो दूसरी जगहों पे हुआ। और मामला ये है कि इस तरह से इस्टेब्लिशमेंट ने एक धांधली के जरिए से जो प्री पोल जो है वो धांधली हुई, उसके बाद फिर इलेक्शन वाले दिन जो वो BRT सिस्टम जो है उसको फेल किया गया, तो उसके नतीजे में इसको वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। इसे सारा मालूम है, इसे पता है कि मैं किस तरह से वज़ीर-ए-आज़म हो जाऊँ। वो कह रहा है कि जी देखें जी ये लोगों को ये पहली बार हो रहा है। पहली बार कैसे हो रहा है? 2014 में जब आप कंटेनर पे चढ़े हुए थे 126 दिन, आप क्या कह रहे थे उस वक्त? आप किस अंपायर की उंगली खड़ी करवा रहे थे? उससे पहले आप ये वही अंपायर है जिसका कि आजकल वज़ीर-ए-आज़म हवाला दे रहे हैं। क्या कहते रहे? अंपायर अरशद शरीफ साहब एक ही है। वो अंपायर भी कभी जो है वो अपना बदलते हैं। अंपायर तो एक ही है। साहब ने कहा है अल्लाह की जात की अंपायर। पीडी किसने कहा है? वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से जब भी सवाल हुआ उन्होंने कहा अल्लाह की जात थी और मुझे सिलेक्ट करने वाले पाकिस्तान के अवाम है। बिल्कुल हर कोई सिलेक्शन से आते और अवाम ने सिलेक्ट नहीं। तो फिर कंटेनर से छलांग मार के अल्लाह को मिलने गए थे? किसको मिलने गए थे? एम्पायर को मिलने गए थे ना। तो देखें मामला ये है कि ये हुकूमत एक धांधली की और एक जबरदस्ती के रिग्ड इलेक्शन की पैदावार है। ठीक है, आपका ये मौक़िफ़ आ गया। मैं जरा साल में होती रही हैं तो होती रही हैं। अब जो है अब वक्त आ गया है कि अब ये चीजें जो है ये खत्म होनी चाहिए। ठीक है, ये वक्त आ गया है। मैं चौधरी मंजूर साहब से पूछूंगा और एक फेयर इलेक्शन जो है ये इस वक्त इस मसले का हल है। इसके अलावा इस मुल्क का कोई हल नहीं है। बिल्कुल ठीक है। मुल्क ना आगे बढ़ रहा है ना हुकूमत चल रही है। ठीक है, मैं आपका मौक़िफ़ आ गया। चौधरी मंजूर साहब, साबिक सदर आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि हमें बहुत एक्सपीरियंस है और हमने माजी में भी बतौर सदर होते हुए साबिक जर्नैल जनरल मुशर्रफ का हवाला दिया कि दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया, तो हमारी बातें सुनो मानो। तो ये किसको कह रहे थे? नून लीग को कह रहे थे या किसी और कोई और मुखातिब था साबिक सदर आसिफ जरदारी का? नहीं, आप लोगों से कह रहे थे कि हमारी बात सुने और हमारी बात माने। बिल्कुल ठीक है। तो हमें तो ये बातें बहुत पहले से याद भी हैं और साउंड बाइट्स भी हैं। नैब का उन्होंने जो हवाला दिया और उसके बाद दोबारा उन्होंने वही हवाला दिया कि ना मुल्क और नैब इकट्ठे नहीं चल सकता, और बिजनेसमैन का भी हवाला दिया। तो ये सारी चीजें वो मीडिया के लिए कह रहे थे। जी बिल्कुल। वो नहीं, जो पहली बात आपने पूछी, ये बातें तो वो इस हुकूमत को और इस हुकूमत को लाने वालों को कह रहे थे। अवाम को कह रहे थे ना, अवाम लेके आई है, अवाम ही लेके आई है ना। अवाम नहीं लेकर आई ना। अभी राणा साहब ने बताया वोट नहीं पड़े। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अवाम ने वोट नहीं दिए, मेजोरिटी नहीं ली उन्होंने। नहीं, किधर मेजोरिटी ली है? सबको पता है पार्टियां कैसे तोड़ी जाती हैं। यही नैब का रोल है। नैब के जरिए पार्टियां तोड़ी जाती हैं। जो 1 करोड़ वोट पीटीआई कहती है हमें मिले, वो 1 करोड़ वोट कौन से जाते हैं? वो 2 करोड़ भी हो सकते थे। शुक्र करें उन्होंने 17 करोड़ नहीं कर दिए, 22 के 22 करोड़ नहीं कर दिए। यहाँ पे ऐसे नहीं सकते थे ना उसमें, यहाँ पे टोटल वोटों से ज्यादा भी निकले हैं लोगों के। जो टोटल वोट है उससे ज्यादा भी निकले। तो ये तो सारा एक तमाशा है जो हो रहा है इस मुल्क के अंदर। हम तो सिर्फ इतना कहते हैं। बिल्कुल ठीक है, यानी कि आप शायराना मूड में आप गालिब बने हुए हैं कि बाजीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शब रोज तमाशा मेरे आगे। तो इसी तमाशे वाले सवाल गालिब के शेर को लेकर थोड़ा आगे चलते हैं। और जो अहमद फराज साहब ने नाज़रीन कहा था, फराज तुझे ना आई मोहब्बतें करनी, तो मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ मोहब्बत हार किया और बताया कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बार बार फौज का नाम लेती है वो एक्चुअली किस लिए लेती है और उन्होंने फौज से अपनी मोहब्बत का इजहार किस तरह से किया। आइए देखते हैं। एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया, शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। जब रोटी 30 रुपए की हो जाती है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब आटा 90 रुपए किलो हो जाता है तो ये अपनी नालायकी छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब चीनी 120 रुपए किलो हो जाती है तो ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है। जब LNG पर ये 122 अरब का डाका डालता है, अवाम का ये महंगाई से कचूमर निकालता है, तो कहता है फौज मेरे पीछे खड़ी है।
जी मिनिस्टर साहब, बहुत सीरियस चार्जशीट है आपकी हुकूमत के ऊपर, और वो कह रहे हैं कि जो हुकूमत की नाकामी है उसको छुपाने के लिए फौज का सहारा लिया जा रहा है, और फौज को तो आपकी हुकूमत बदनाम कर रही है। देखें, इधर राना सल्लल्लाहु साहब की बातें भी मैंने सुनी और चौधरी मंजूर की भी मैंने बात सुनी, और जो आप तकरीर जो आपने सुनाई वो भी मैंने सुनी। ये सारी मैनिफेस्टेशंस हैं फ्रस्ट्रेशन की, गुस्से की और अपने हार की एक तस्वीर है जो कि ये दिखा रहे हैं। पहले मैं आता हूँ कि इन्होंने बात की कि जी राना सनाउल्लाह साहब ने कि जी ये टिकट दिए और इनकी पार्टी के लोग तोड़े गए। देखें, पहली बात तो ये है कि छांगा मांगी की सियासत के मोजिद ये हैं, इन्होंने शुरू की थी। सेकंड ये है कि ये कह रहे हैं कि फिर भी मैं जीत गया और 3000 वोट से जीत गया। अब पता नहीं है कि ये कैसे धांधली हुई है जिसमें कि ये जीत गए हैं। तो धांधली किसके साथ हुई? अगर जो हारा है वो 3000 वोट से हारा है तो चाहिए तो केस तो उसका बनता है कि वो कहे कि मैं तो 3000 वोट से हार गया हूं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने बात की उसकी धांधली की, तो जिस तरह के प्राइम मिनिस्टर ने कहा, जिस तरह हम कहते हैं कि देखिए जब धांधली हुई थी 2013 में, तो उसमें हमने पूरा एक प्रोसेस फॉलो किया था। इलेक्शन कमीशन गए, कोर्ट्स गए, पार्लियामेंट में उठाया, जुडिशल कमीशन बनवाया, और उससे साबित हुआ सिर्फ 4 हलकों का हमने कहा था, वो 4 हलकों में साबित हो गया। अब ये बताएं, जिस तरह कि आपका भी सवाल था कि इन्होंने क्या ऐसा किया है जिससे कि ये हो 2 साल तक तो ये चुप करके बैठे रहे पार्लियामेंट में कि जी प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर, प्रोडक्शन ऑर्डर। ठीक है। 30 सीटें ऐसी थी हमारी जो कि हम 50 वोट से लेकर और 2500 वोट के 3000 वोट के मार्जिन से हम हारे हैं। कैसे हार गए आप? नहीं होता है इलेक्शन में, ठीक है, होता है इलेक्शन में। आप 50 वोट से हारे, आप 1000 वोट से हारे, 10,000, 1 लाख वोट से हारे, आप हारते हैं। ठीक है। राणा साहब कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट आपके पीछे थी, तो नहीं, इसी से नहीं, इससे ही नहीं। देखिए, मैं तो ये कह रहा हूं ना कि अगर इलेक्शंस हुए हैं और उसमें अगर हम 50 वोट से लेकर 3000 वोट में 30 सीटों में हम नेशनल असेंबली की अगर हम हारे हैं, तो ये कैसी धांधली थी कि हम इतने कम मार्जिन, और जो कि खुद इन्होंने कह दिया कि ये 3000 वोट से जीते हैं, तो बनता तो हमारा है कि हम कहें कि जी हमारे साथ धांधली हुई है कि 3000 वोट इसकी रिकाउंटिंग नहीं। देखिए ना, बात ये है कि एक इलेक्शन हुआ, फाफिन है, जितनी भी दुनिया की जितनी भी आउटसाइडर्स थे वो थे, उन्होंने कहा कि जी फेयर इलेक्शन हुआ है। आप मुझे ये बताएं कि 2 साल बाद इनको ये कैसे ख्याल आया कि जी इलेक्शन सही नहीं हुए। उधर चौधरी मंजूर साहब, वो तो उन्होंने तो ऑलरेडी हार मान ली है। उन्होंने तो कहा कि जी बस 17 करोड़ भी हो सकते थे, 10 करोड़ भी हो सकते थे। मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा, मानी वो बड़े सीरियस मूड में नहीं वो हो ठीक है ना, सीरियस मूड में क्यों होंगे? बिकॉज इनकी सारी जो ये तहरीक जो मैं उस पर भी आता हूं कि मुझे ये बताएं कि जो सिंध में इलेक्शन हुए हैं वो फेयर हुए हैं, जिधर उनकी हुकूमत है उधर इलेक्शन फेयर हुए हैं। बाकी जगहों पे मौलाना फजल रहमान अगर चली गई थोड़ी, देखिए बात मेरा बुनियादी सवाल जो मेरा बुनियादी सवाल से आखिरी मोहब्बतों का इजहार, मैं आखिरी कमेंट करता हूं ऑन द इलेक्शन। अब अगर इलेक्शन की धांधली हुई होती तो ये जो है अवाम सड़कों पर होती। आपने देख लिया कि क्या इनके जलसे थे, क्या इनकी तरीकों से किधर आ गए, किधर से किधर आ गए। और अब जो है अच्छा, तो ये दोनों ने जो बुनियादी सर सवाल उठाए है कि आपकी जमात में बंदे लाके शामिल किए गए और आजकल वो सारे के सारे नाराज होते जा रहे हैं। मेरी बात सुने, पार्टीज में जो बाप वाले जो हैं उनकी भी रिजर्वेशन सामने आ रही है, एमक्यूएम के तहफुजात सामने आ रहे हैं। अख्तर मिंगल साहब पहले अलग हो गए, काफ लीग तहफुजात का इजहार कर चुकी है, सडनली सारों के तहफुजात क्यों सामने आ रहे हैं? देखिए, ये तो टाइमिंग की बात होती है और जाहिर है कि देखिए पॉलिटिक्स जो है तो एक बड़ी एक ऐसी चीज है जिसमें कि आप जब भी सिचुएशंस हो उसमें आप डिफरेंट स्टांस ले सकते हैं, जो कि ओपोजिशन के कुछ हमारे जो एलाइज हैं उनकी अपनी और जायज है। अगर बार्गेनिंग का टाइम है कि ऑपोजिशन प्रेशर बढ़ा रही है तो ये सारे बार्गेन करना चाह रहे हैं। पॉसिबल हो सकता है। देखिए, सेनेट की सीट्स के लिए, देखिए किसी भी चीज के लिए डिमांड्स आई हैं? नहीं, देखिए कोई ऐसी डिमांड्स इस वक्त कोई भी नहीं आई है। बाप तो कह रही है दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर शेयर इन फेडरल गवर्नमेंट एंड केपी। देखें, वो तो अब 2 साल हो गए हैं, हम उनके साथ अच्छे चल रहे हैं। ये तो अपोजिशन की ख्वाहिश होगी कि इन पे ये इस तरह की स्पेकुलेशंस करें कि जी इस वजह से उस वजह से हुआ। वो डिमांड्स करते आए हैं। आप पीएमएल काफ जो थी उन्होंने
पिछले कुछ 6 महीने से 1 साल से उनकी डिमांड्स आती रहती हैं। ये देखें अलाइज में तो ये चीजें होती रहती हैं। अब आते हैं तो अब हुकूमत पे ऑपोजिशन ने प्रेशर बढ़ाया तो इनकी डिमांड्स बढ़ गई हैं। देखें ये तो एट टाइम्स होता है, हो सकता है ये वजह भी हो, लेकिन प्रेशर हम पे इसलिए नहीं है कि जब हमने देख लिया है कि जो इनके जलसे थे, पहली बात यह है कि इन्होंने हर किस्म का ब्लफ किया। पहले के जलसों पे वो फेल हो गए, फिर उन्होंने कहा कि जी हम इस्तीफे देंगे, 31 तक वजीर आज़म इस्तीफा दें, नहीं तो लॉन्ग मार्च आ रहे, आप तैयार हैं? नहीं, आप मुझे बताएं ये किस हिसाब से जो है तो ये इस्तीफा मांगते हैं? ये नहीं, आप बताएं, एक तरफ तो अपने आप को बड़ा जमहूरी कहते हैं, दूसरी तरफ ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर अपोजिशन के कहने पे इसका तरीकाकार मुझे ये बता दें, राना सनाउल्लाह साहब बता दें, चौधरी मंजूर बता दें कि जी हुकूमत को हटाने का क्या तरीका है, वो मुझे बता दें। अब इस तरीके पे नहीं, वो कह रहे हैं आएंगे, जंग लड़ेंगे, वजीर आजम हाउस से खींच के बाहर निकालेंगे। अच्छा, माशाल्लाह, ये हसरत भी पूरी कर लें, ये हसरत पूरी कर लें। ये ब्रेक के बाद नाज़रीन इसी बात पे बढ़ते हैं। और वजीर आजम ने जो बगावत वाला सवाल उठाया फाज पाकिस्तान में, इस हवाले से नून लीग क्या कहती है, और वजीर साहब से पूछेंगे कि इतना सीरियस इल्जाम दूसरी दफा वजीर आजम ऑन रिकॉर्ड ये चीज लेके आए हैं, तो कौन से किरदार है, क्या कहानी है इस पे। साथ बिजली के जो निर्ख बढ़ रहे उस पर ऑनरेबल सेनेटर शिबली फराज साहब की अपनी रिपोर्ट जो थी, क्या पूरी हुकूमत उसके रिपोर्ट को जो सेनेट की एक कमेटी ने बनाई थी उसको खातिर में नहीं ला रही। और पीटीवी में एक अपॉइंटमेंट जिस हवाले से वजीर आजम ने काबीना की एक मीटिंग में इंटरनल कोलूजन का इल्जाम लगाया था, किसके ऊपर वो इल्जाम लगाया था, क्या वजारत इत्तलात पे, जिसके के सरबराह शिबली फराज साहब हैं। सवाल मैंने पहले भी उठाया था, तो आज मिनिस्टर साहब से पूछेंगे कि मामला क्या है, एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। जो सवाल हमने ब्रेक से पहले छोड़ा था कि वजीर आजम पाकिस्तान दूसरी दफ़ा, एक दफ़ा समा टीवी में पारस जांजेब के इंटरव्यू में और फिर चकवाल में उन्होंने यही बात की, और दूसरी दफ़ा के अपोजिशन के ऊपर एक इंतहाई सीरियस इल्ज़ाम कि वो फौज में बगावत करवाने की कोशिश करी है। क्या कहा वज़ीर आज़म ने, आइए देखते हैं। अपनी फौज को कहना कि एक इलेक्टेड हुकूमत को गिरा दो, अपने आप को डेमोक्रेट्स कहते हैं, और फिर फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। यानी मुल्क में फौज को कह रहे हैं कि मिलिट्री कू करो। जी, राना सनाउल्लाह साहब, इतना सीरियस चीज मुल्क का वजीर आजम ये बात कह रहे हैं, आप में से कौन लोग ये वाला काम कर रहे हैं? कोई राब्ते हैं इस तरह के, या किसी ने कहा आपकी जमात में से जो वजीर आजम एक इंतहाई संगीन इल्जाम लगा रहे हैं ऑपोजिशन जमातों पे? देखिए अशरफ शरीफ साहब, मैं पहली बात तो ये कहूँगा कि मेरी जमात या किसी भी दूसरी जमात जो पीडीएम का हिस्सा है, किसी ने भी ये बात नहीं कही। और अगर खुदा न खास्ता किसी ने कही है, ये मुल्क के चलो जैसे भी सही और जिस तरह से भी सही वज़ीर आज़म है, डिफेक्टो डिजोरो की आप बात छोड़ें, तो इनको ये चाहिए कि ये सिर्फ इस तरह से ज़ुबानी जो है वो हवाई बातें तो ना करें, ये फिर उस बंदे के ख़िलाफ़ मुकदमा कायम करें, उस बंदे को कोर्ट ऑफ लॉ के सामने पेश करें या करवाएं जिस आदमी ने इतनी बड़ी जो है वो बात की है। और इस वक्त अरशद शरीफ साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर सबसे मुश्किल वक्त है, जब पाकिस्तान की फ़ौज को डिफेंड करने के चक्कर में ये तर्जमान बनी हुई है, ये अपना जो है नाहल और नालायक टोला जो है, ये हुकूमत जो है। अब आप देखें कि ये तर्जमानों की इनकी जो फ़ौज है वो फ़ौज को डिफेंड कर रही है, वज़ीर आज़म साहब फ़ौज को डिफेंड कर रहे हैं। यानी इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि फ़ौज के लिए बदनामी का और मुश्किल का टाइम नहीं हो सकता कि ये लोग फ़ौज को डिफेंड कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इन लोगों को मना किया जाना चाहिए, मीडिया को भी इसमें अपना रोल जो है वो अदा करना चाहिए। ये कौन होते हैं फ़ौज को जो है वो डिफेंड करने वाले? राना सनाउल्लाह साहब, द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, ये खुद को वो ये बात कह रहे हैं, कोई आम बंदा नहीं कह रहा। तो फिर अगर वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान कह रहे हैं तो फिर इसके जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेज हैं उनको फिर लाएं सामने। लीगल कॉन्सिक्वेंसेज जुम्मेदार चौधरी मंजूर साहब, आपसे भी मैं दावे से कहता हूं ये साबित नहीं कर सकेंगे। जी चौधरी मंजूर साहब, आपसे भी जानना चाहूंगा कि इंतहाई सीरियस, और पहली दफा एक इंटरव्यू में जिक्र आया और दूसरी दफा चकवाल में वजीर आजम ने यह जिक्र किया, आप जानते हैं इंतहाई सीरियस चार्जेस हैं, तो कौन लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं? और उस पर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्या ये मुमकिन होगा?
तो देखिए ना जी, वही बताएंगे। वो प्राइम मिनिस्टर है, अगर उनको ये पता है फेडरल गवर्नमेंट मूव कर सकती है आर्टिकल 6 के तहत, अगर उनको ये पता है, ये बात है, तो ये ऐसे हवा में तीर तो ना चलाएं। एक बात। दूसरी बात, अभी फरमा रहे थे शिबली फराज साहब कि धांधली कहाँ हुई है, सिंध में ये जीते हैं, धांधली हुई है, ये बेचारा 2.5 साल से रो रहा है, 15,000 वोट उसका कैंसिल करके तो 5,000 जो है वो उससे हरा दिया है। एजाज जाकरानी यकबाबाद में, डॉक्टर फहमीदा मिर्जा के हल्के में चलती हुई गिनती रोक दी गई, झंग में फैसल साले याद की चलती हुई गिनती रोक दी गई, लाहौर में साद रफीक वाले हल्के में जहाँ पे इमरान खान जीते थे वहां पे चलती हुई गिनती रोक दी गई। ये तो साकिब निसार साहब ने वहां पे बाकायदा कहा कि बंद करो ये बैग, उठाकर फेंको और आज तक कहीं खुले। ये कहाँ पे बिलावल साहब का रिजल्ट 48 घंटे नहीं दिया गया, एक सीट हरा दी और दूसरी का 48 घंटे, और जब धरना दिया तब दिया। ये पूछते हैं धांधली कहाँ पे हुई है, कहाँ पे नहीं की आप लोगों ने, जहां जहां पे आप कर सकते थे या करने वाले कर सकते थे उन्होंने किया। तो ये बातें ऐसी हैं, आप 2.5 साल बाद ये कह रहे हैं कि फलां एनआरओ, आप 2.5 साल बाद अपनी परफॉर्मेंस बताएं। आपको पता है क्या परफॉर्मेंस है। आपने अभी बिजली की बात की है, ये दुनिया में तेल सबसे कम कीमत पे इनको मिल रहा है और कीमत सबसे ज्यादा कर दी है इन्होंने, 20-21 रुपए यूनिट ये ले रहे हैं, और फिर उसके बावजूद बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि एक्चुअल तो इनका कोई डकैती जो है वो 100 अरब से कम की है ही नहीं। ये उसको उठाकर ले रहे हैं, उसके नुमाइंदे को, ये अबराज ग्रुप के नुमाइंदे को पावर सेक्टर में इन्होंने बना दिया है। तो किस को ये क्या क्या नहीं कर रहे। ये अभी जुल्फी बुखारी ने वो PIA का भट्ठा बैठाकर उसका करवा दिया है, उसकी फ्लाइट्स का मुआहदा करवा दिया है, ये वर्जिन एयरलाइन का, और सारे ये उसके अंदर सारे इन्वॉल्व है। मैंने तो अपनी जिंदगी में कभी इतनी करप्शन देखी ही नहीं, और कोई एक जगह पे 1 इंच हिलने के लिए तैयार नहीं। किसी एक की गिरफ्तारी हुई है किसी में? आटे पे, चीनी पे आप प्रोग्राम करते रहे ना, आप बताएंगे क्या है इनके वजीरों के मतलब। ठीक है, आपने प्रोग्राम किया, किसी ने जवाब दिया? राइट, चौधरी मंसूर साहब 2-3 आपने सवाल उठाए, मिनिस्टर साहब के साथ भी रखते हैं। आपने दोनों पैनलिस्ट को सुना, अगर इतनी, क्योंकि इंतहाई सीरियस चीज़ है, मुल्क के चीफ एग्जीक्यूटिव ये कह रहे हैं, क्या इस पे आप कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे? दोनों हमारे पैनलिस्ट 2 बड़ी जमातों के, अपोजिशन के, कह रहे हैं अगर ये बात है तो कानूनी कार्रवाई करें। तो आप बतौर वफाकी हुकूमत कानूनी कार्रवाई इस पे करेंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं एक्सपेक्ट करता था, ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आप वो वीडियोस चला दें जिसमें कि इन्होंने ये बातें की हैं, जैसे कि अभी ये इनकारी हो रहे हैं। इनको पता नहीं है कि जो बात भी कही गई है वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गई है। इन्होंने अरशद शरीफ क्या इन्होंने बातें नहीं की हैं जिसका कि अभी ये इनकार कर रहे हैं। इन्होंने ये नहीं कहा कि जनरल आसिफ बाजवा और जनरल कमर बाजवा और जनरल फैज़ को हटा दिया जाए। इन्होंने नहीं कहा कि फौज जो है तो उसको ये सारा जो हो रहा है ये उसकी वजह से हो रहा है। नवाज शरीफ साहब की तकारीर का हवाला दे रहे हैं, पैमरा को ऑर्डर है, वो तो हम चला नहीं सकते। देखें, सिर्फ उन तकरीरों में नहीं, और दूसरी ये कानून की बात कर रहे हैं राना सदुल्ला साहब, वो कानून से भागे हुए नहीं है, वो कानूनी तौर पे मफरूर नहीं है। क्या उन पे केसेस नहीं है? क्या वो उसी जायदादों में नहीं बैठे हुए जहां पे के जिसका पे उनको पैनामा में कहा गया लगा रहे हैं आर्टिकल। देखिए, वजीर आजम अगर पाकिस्तान की अफवाज को, पाकिस्तान के इदारों को डिफेंड नहीं करेगा तो क्या हम तवक्को करें किसी और से तवक्को करें? हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर से तवक्को करें कि वो फौज को डिफेंड करेगा? अपोजिशन इस पे कह रही है कि इस के ऊपर सियासत कर रही है हुकूमत, और मरियम नवाज ने गड़ी खुदाबश पे इस हवाले से क्या कहा, आइए नजर। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नालायकी का बोझ फौज को उठाना पड़ता है। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम अपने सियासी मुखालिफिन को जेल में बंद कराने और उनसे सियासी इंतकाम लेने के लिए तुम फौज को सियासत में घसीटते हो। फौज पर तनकीद तब होती है जब तुम्हारी नाअहली की वजह से कश्मीर मोदी की झोली में जा गिरता है। जी मिनिस्टर साहब, वो तो कह रही है ये सब आप करवा रहे हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि देखें, ये जो मरियम नवाज की आप तकरीर सुनाते हैं बार बार, ये वो लोग हैं जिन्होंने कि इस मुल्क को लूटा है। ये पैदावार ही करप्शन की हैं।
ये पैदावार ही उसी सिस्टम की है जिसको कि ये आज क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इनका आप सियासी कैरियर देखें और हमारा सियासी कैरियर देखें, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का सियासी कैरियर देखें, जो 22 साल की जदोजहद के बाद एक जाना पहचाना नाम दुनिया में उसको जानते थे, एक इंटरनेशनल स्टार, वर्ल्ड कप जिताने वाला, इस मुल्क के लिए ऑनर लाने वाला, अस्पताल बनाने वाला, हॉस्पिटल बनाने वाला, सियासत से पहले आने से पहले, ये उस शख्स के साथ अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, ये इनका एक तरीकाकार बन गया। ये सारे जितने भी ये जो चोर डाकू बैठे हुए हैं, जिसमें कि अब ये कहते हैं कि चोर डाकू को हम चोर डाकू ना कहें तो क्या कहें। अब मंजूर जो है, चौधरी मंजूर जो है, जो कह रहे हैं, जो कि करप्शन की जैसी करप्शन उन्होंने देखी नहीं है। मैं तो कानों को हाथ लगाया है। आप मुझे ये बताएं कि आसिफ अली जरदारी के $65 मिलियन स्विस अकाउंट का क्या हुआ? सरे महल किसका था? जो फ्रांस में जायदादें हैं वो किसकी थी? इन्होंने तो एक हार तक नहीं छोड़ा। आज ये लोग इकट्ठे होके जस्ट बिकॉज के सारे चोर इकट्ठे हो जाएं और वो धावा बोल दें थाने पे कि जी हम तो आपके साथ देख लेंगे। ये वो लोग हैं जिनके को अवाम ने एक्सपोज कर दिया है। भाई, आपने जितने भी देखे जलसे जुलूस देखे, इनकी पार्टियों के अंदर टूट फूट हो गई है। ये शहबाज शरीफ एक तरफ है, मरियम नवाज चचा भतीजी का झगड़ा हो गया है, उधर मौलाना फजलुर रहमान के साथ उसके अपने अंदर पार्टी से तहरीक शुरू हो गई है, जो कि इनका सरबराह है। एक मौलाना जो कि अरबों की जायदाद का मालिक बन गया है। ये सारे इकट्ठे हैं, ये सिर्फ अपने उस चोरी के माल को बचाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ये कोई न जमहूरियत, ये जमहूरियत पे नहीं है किसी। कोई नहीं है। आप मुझे बताएं, सॉरी अरशद, आप मुझे बताएं कि कोई जमहूरी हुकूमत की जो जमहूरियत की बात करता है, वो किसी भी एक इलेक्टेड गवर्नमेंट को गैर जमहूरी तरीके करने के लिए अपील करेगी? वो ये कर रहे हैं। ये किस किस्म के जमहूरी लोग हैं? ये आके कहते हैं जी हम अटैक नहीं, इनसे पूछें कि ये कैसी जमहूरियत है, कैसे इनकी लीडर कहा करती थी बेनजीर शहीद कि डेमोक्रेसी इज द बेस्ट रिवेंज। बिल्कुल ठीक है। ये आप इनसे पूछें कि ये कह रहे हैं कि मां के इस्तीफा छीन लेंगे, हम धावा बोल देंगे। ये मतलब है कि कोई सिर्फ जो तो हम तो ये तो उचक्कों का काम है। कैसे आप एक डेमोक्रेटिक राना सनाउल्लाह साहब जवाब दें। इतने आपने सुना कितने सीरियस सवालात उठा दिए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब ने, और जो कुछ कहे आपने सुनी लिया। नहीं शिबली फराज साहब, हम आपको मानते ही नहीं है कि आप जो है वो इलेक्टेड गवर्नमेंट है। तो 2 साल आप एक धांधली की पैदावार है। आप जो है वो सिलेक्टेड हैं। आप यानी किसी और के अपना हक के ऊपर गासब बन के आप बैठे हैं, और उसके बाद आपने इस मुल्क को इतने बुरे तरीके से लूटा है। आपकी कोई डकैती जो है वो 100 अरब से कम नहीं है। आपने 25-26 दिनों में पेट्रोल में 450 अरब रुपए की डकैती की। आपने चीनी के ऊपर जो है वो आवाम को लूटा, आम आदमी को लूटा। आपने आटे के ऊपर आपने लूटा, मेडिसिन के ऊपर आपने लूटा। आप यानी इस मुल्क के अवाम को लूट रहे हैं, आप करप्शन कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि वो जो 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट हैं जिसमें आपने पता नहीं इसराइल इंडिया कहां से आपने पैसे लिए हुए हैं, वो क्यों नहीं आप उनको चलने देते? आप अपना जवाब लेके क्यों बैठे हैं? आप उसका आप ओपन जो है वो आप उसका जो है वो आप जो है वो एनालाइज क्यों नहीं करने देते? यानी जब आपकी चोरी पे बात करें, आप जब आपकी करप्शन पे बात करें, कहते हैं कि ये अलहदा बात करें, अलहदा प्रोग्राम करें, और दूसरों को जो आप हर बंदा आपकी नजर में करप्ट है, हर बंदा आपकी नजर में जो है वो एवनफील्ड अपार्टमेंट्स किसके हैं? डाकू हैं। कब खरीदे? पैसे कैसे गए? नहीं मरियम तो नवाज उसकी बेनिफिशियल ओनर नहीं है। बताएं ना कि कैसे लिए ये जायदादें? अरब रुपए की सिंपल सा सवाल है भाई। ये किसने की है? ये जहांगीर तरीन ने नहीं की। ये वो डिस्क्वालीफाई हो गए, उनको एक साइड पे किया, वो डिस्क्वालीफाई हो गए, हालांकि प्रॉपर बैंकिंग चैनल के थ्रू पैसे लेके गए थे। शिबली फराज साहब, मैं आपको लिख के देता हूं कि अगर इसी तरह से ये पीडीएम की तहरीक 1 महीना और चली, आप लोग पागल हो जाएंगे। नहीं, अल्लाह ना करे कि कोई पागल हो। क्यों कोई पागल हो? इसी बात पे नहीं राना सनाउल्लाह साहब रेडी हो। ये देखें, अब आप खतरनाक बात कर रहे हैं। पड़ेंगे अरशद शरीफ साहब। आज अरशद शरीफ साहब, मैं आपको बताऊं, इनके जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने घरों में पैसे गिनने के लिए जो है वो मशीनें रखी हुई हैं। ये चेक नहीं लेते, नगद कैश लेते हैं। ये इस तरह की जो है वो लूट मार इस वक्त मुल्क में जारी है।
इनका ब्रेक के बाद अगर आप इजाजत दें इसी पे बात करते हैं। और अकेले ही शाम को चल पड़ते हैं डिफेंड करने के लिए। ओहो, शिबली फराज साहब अकेले चल पड़ते हैं और बाकियों ने मशीनें रखें पैसे गिनने के लिए। इंतहाई सीरियस इल्जाम। और चौधरी मंजूर साहब, आपके हवाले से भी सवाल उठाए शिबली फराज साहब ने कि बिलावल साहब ने कहा वजीर आजम से निकालेंगे, तो ये किस किस्म की जमहूरी जमात हैं आप? और पीपल्स पार्टी का तो खासा ही ये था कि हमेशा सिस्टम और जमहूरियत पे बिलीव करते हैं। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। गड़ी खुदा बख्श में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरपर्सन बिलावल भुट्टो ने भी इंतहाई संगीन किस्म की एक धमकी दी और वजीर आजम को वजीर आजम हाउस से घसीटने की बात की। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। इस्लामाबाद पहुंच के उस कठपुतली को वजीर आजम के कुर्सी से घसीटने के लिए आप तैयार हो? जी चौधरी मंजूर साहब, आपने इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब को सुना, वो कह रहे हैं कि आपकी जमात भी इस किस्म की बातें कर रही है। साथ वो पूछ रहे थे कोई स्विस अकाउंट्स का, सरे मेंशन का और फ्रेंच प्रॉपर्टीज का और कोई हार का भी जिक्र किया था गालिबन मिनिस्टर साहब ने। अच्छा देखिए, ये बहुत ही पर्सनल गुफ्तगू पे आ जाते हैं। मुझे नहीं करनी पर्सनल गुफ्तगू। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हाकिम अली जरदारी जो आसफ अली जरदारी के वालिद हैं, उन्होंने 1968 में केन्स के अंदर बंगला खरीदा था। ठीक है, ये बाकी चीजें मैं नहीं कहना चाहता अभी, और बाकी भी बताएं कि उनके बापों के पास क्या क्या था। ये खिलाड़ी जो हैं, इनसे ज्यादा जो काउंटी क्रिकेट है वो तो जवेद मियांदाद ने खेली, तो माजिद खान इनके कजन ने खेली है। उनके कितने 300 कनाल के घर हैं जहाँ पे ये कहते हैं कि मैंने अपनी कमाई से बनाया। मैं नहीं जाना चाहता। हमने तो मनी मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि देखें, असल में ये चीटर हैं। इन्होंने चीट किया है इस मुल्क के लोगों को, इस मुल्क की आवाम को। चीट क्या किया है कि हम 90 दिन के अंदर इस मुल्क में करप्शन का खात्मा कर देंगे, हम 100 दिन के अंदर इस मुल्क को ट्रैक पे ले आएंगे, हम इस मुल्क में महंगाई का खात्मा कर देंगे, 1 करोड़ नौकरियां दे देंगे, इस मुल्क के अंदर 50 लाख लोगों को घर दे देंगे 2 साल में, इस मुल्क के अंदर महंगाई का खात्मा कर देंगे। अगर महंगाई तो अभी तो 2 साल हुए, मिनिस्टर साहब कह रहे हैं सिर्फ 2 साल में आप इतनी लंबे सारी कह रहे हैं कर देंगे। मुझे ये बताएं कि क्या हमने 2 साल के अंदर तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया था? आपने क्या हमने 2 साल के अंदर पेंशन के अंदर इजाफा नहीं किया था? बिल्कुल ठीक है, इतना तो पैदा कर लें। राइट। मैं जरा राना सनाउल्लाह साहब, जब आपकी हुकूमत थी उस वक्त भी हमने यही अल्फाज सुने थे और उस वक्त जमहूरियत के सब ने लेक्चर दिए थे। उस वक्त इमरान खान साहब जो अपोजिशन में थे वो उस वक्त के वजीर आजम को घसीटने की बात कर रहे थे। किन अल्फाज में, आइए देखते हैं। खींचो इसको गिरबान से पकड़ के प्राइम मिनिस्टर हाउस और इस 2 नंबर आदमी का एहतसाब करो। जी राना सनाउल्लाह साहब, जिस चीज को आप बुरा कह रहे थे, अब भी बिलावल साहब की बात पे आप एतराज करेंगे या कि अब आप उसे सपोर्ट करते हैं और इसे क्या कहते हैं इस चीज को? मैं अरशद शरीफ साहब, मैं आपको सलाम पेश करूंगा कि आपने आज जो वीडियो क्लिप चलाए हैं, आपने हमारे मौक़िफ़ को जस्टिफाई कर दिया है। और ये मेरा ख्याल है कि सर, मैं तो काम है कि मैं बैलेंस चीज लेके चलता हूं बतौर एंकर। लम्हा फिक्रिया है जो ये बातें करते रहे, आप उनको कैसे डिफेंड कर रहे हैं? ये पहले तो सबसे पहले इनको बताना चाहिए ना कि ये अब किस तरह से ये डिफेंड करेंगे। इनको बताना चाहिए। अभी शिबली फराज साहब, यही बातें तो आप लोग कर, मेरे पास टाइम कम है, मैं अभी उन्होंने बात की। मिनिस्टर साहब, यही बातें राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, आप करते थे, अब वही बातें आपके साथ हो रही हैं। देखें, ये तो एक ऐसे लोग हैं जो कि जब चीजें इनकी मर्जी मंशा के मुताबिक हो तो वो ठीक होती हैं और जब इनके खिलाफ हो तो वो गलत होती हैं। तो ऐसे लोगों से और ये बड़ी आपने डीप बात की है, मंशा के मुताबिक चीजें सही और खिलाफ हो तो बुरी बात। और नाज़रीन, जो हालात चल रहे हैं इस पर सिर्फ अहमद फराज साहब के शेर पे ही बात खत्म हो सकती है कि शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर शहर वालों की मोहब्बत का मैं कायल हूं, मगर मैंने जिस हाथ को चूमा खंजर निकला। शिबली फराज साहब, राना सनाउल्लाह साहब, चौधरी मंजूर साहब, आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। इजाजत दीजिएगा नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।